ये जो आंदोलन हो रहा है मैडम, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए या मुसलमान नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अरसे के बाद ये आंदोलन में वो हिंदुस्तान के, भारत के लोग शामिल हैं जो इस मुल्क को अंबेडकर और गांधी का मुल्क देखना चाहते हैं। और ये आंदोलन उस सरकार के खिलाफ है जो उस संविधान के खिलाफ कानून बनाया है, जिसको हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कभी सोचा नहीं था कि मुल्क उस राह पर जाएगा। तो यकीनन ये आंदोलन जो है बीजेपी के इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के खिलाफ है, देश के संविधान को बचाने के लिए है, और देश में जो भाईचारगी जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था उसको दोबारा मजबूत करने और उसको जिंदा रखने के लिए ये आंदोलन हो रहा है। जी, लेकिन ओवैसी साहब, आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे सर कि इस प्रदर्शन में सड़क पर मुसलमान है जो मारा जा रहा है। इस प्रदर्शन में मारे गए लोगों में मुसलमान है सर। इस प्रदर्शन के बाद जो घेरे में है वो मुसलमान है सर। उत्तर प्रदेश में तो जुर्माना मुसलमान को देना होगा, उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की की जाएगी। और ऐसे में अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि साहब मान लीजिए एनआरसी होता भी है तो वो तो सबके लिए आएगा क्या? फिर आखिरकार मुसलमानों को इतनी क्यों दिक्कत हो रही है? दस्तावेज तो हिंदुओं को भी दिखाने होंगे क्या? और सीधे सीधे कटघरे में भी इस आंदोलन की वजह से मुसलमान ही खड़ा हो रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर मैं जिस तरीके के रिस्पॉन्स देखती हूँ सर, उसमें ये इस तरीके की बातें सामने निकल कर आती है कि भाई ये तो जो कौम है ना, वो कौम के स्वभाव में ही हिंसा है। ये इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर आती हैं सर कि ये तो शायद हिंदुस्तान को अपना मुल्क ही नहीं मानते हैं। देखिए किस तरीके से सड़क पर उतरकर पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। इस तरीके की बातें सामने निकल कर आती हैं कि शायद इनका तो धर्म ही लोकतंत्र पर विश्वास रखने में इनको इजाजत नहीं देता है। वैसे साहब, ये सारे सवाल जो मुसलमानों पर दागे जाते हैं, मुझे लगता है आपको इनका जवाब देना चाहिए सर। मैडम देखिए, आपने एक ही मिनट में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया। आपने खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया। अभी आपने मुझसे सवाल किया था कि जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो मुसलमान को क्यों डर लगता है। अब आप खुद हकीकत को बयान भी कर रही हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सच्चाई को बयान कर दिया। मगर जहां तक आपका सवाल का मामला है, ये जो आंदोलन हो रहा है उसमें तमाम हिंदुस्तानी शामिल हैं, तमाम मजहब के लोग शामिल हैं, तमाम बैकवर्ड, दलित, और खास तौर से मैं सलाम करता हूं इस देश के महिलाओं को कि इतने बहादुरी से इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक हाई हैंडेड बिहेवियर जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसमें शामिल है। जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार का, अगर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ये कहेगा कि हम बदला लेंगे तो क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर संविधान पर ओत लिए, जिसका आपके प्रोग्राम का नाम है, या फिर वो अपने बदले की भावना से बदला लेंगे? और ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में 18 लोगों की मौत हुई है, जिसके दो नौजवानों का मैंने जिक्र किया है। नूर मोहम्मद साहब का भी उनको कत्ल कर दिया गया पुलिस की फायरिंग में मुजफ्फरनगर में। और आपने सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों से और होम मिनिस्टर ने कहा, क्या वजह है कि संजीव बालियान को एक प्रोटेस्ट उनकी सरकार के खिलाफ हो रहा है, वो उस प्रोटेस्ट में चले जाते हैं और पुलिस को उकसाते हैं? क्या मैसेज दिया जाता है? यह भी बात सही है कि शॉप्स को सील कर दिया गया। कैसे सील करेंगे आप? जब तक कोर्ट मुझे कन्विक्ट नहीं करती, आप कैसे प्रॉपर्टीज को सील करेंगे? कौन से कानून के तहत आप सील कर रहे हैं? तो ये कोशिश की जा रही है कि इसको ये बताया जाए कि ये मुसलमान, ये तमाम के तमाम। किसने कहा था दीमक मैडम? किसने टर्माइट कहा था? किसने कहा था कि अगर दुर्गा की पूजा नहीं की जाएगी तो उनको देश से बाहर कर दिया जाएगा? इसको भी देश जानता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कोई भी काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है वो गलत है, तो और देश देख रहा है उसको। आपकी बातों से मैं फिर वही समझ पा रही हूँ, आपकी बातों से मैं फिर वही समझ रही हूँ कि ये पूरा आंदोलन जो है वो दरअसल नागरिकता के संकट को लेकर नहीं है। ये पूरा आंदोलन जो है वो मोदी पर अविश्वास का आंदोलन है। मैं फिर से वही बात कह रही हूँ ओवैसी साहब कि पूरा आंदोलन जो है वो दरअसल नागरिकता के संकट का आंदोलन है ही नहीं, वो पूरा आंदोलन मोदी पर अविश्वास का आंदोलन है। एक बात समझिए मैडम, आप बड़ी होशियारी से और चालाकी से कोशिश कर रहे हैं कि मोदी का मुकाबला ये लोग कर रहे हैं, वो नहीं है मैडम। मोदी और असदुद्दीन ओवैसी इस देश के छोटे से नागरिक हैं। देश बड़ा है, मोदी हिंदुस्तान से बड़ा नहीं है, ना ओवैसी भारत से बड़ा है। वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं और ऐसे कई प्रधानमंत्री आएंगे और चले जाएंगे। ये आंदोलन, ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये प्रोटेस्ट उस सरकार के खिलाफ किया जा रहा है जिन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाया। यह सरकार डेमोक्रेटिक उसूल पर नहीं बल्कि फैशिज्म पर ज्यादा भरोसा करती है।
अब तो हद यह हो चुकी है कि एक आर्मी के चीफ भी इन प्रोटेस्ट पर तनकीद कर रहे हैं। बताइए आप, जब एक आर्मी का चीफ अगर इस तरह की बात कर रहा है तो वो खुद अपनी सरकार को अंडरमाइन कर रहा है। वो सिविलियन लीडरशिप हमेशा आर्मी के ऊपर रहेगी। तो ये इस देश में ये बदलाव आया है, ये बदलाव हमारी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, हमारे आने वाली नस्ल के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उस भारत की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ये आंदोलन हो रहा है। ठीक है सर, आपने जो बात कही कि देखिए कानून जो है वो गैर संवैधानिक है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर यह भी समझना चाहिए कि इसका फैसला कहां पर होगा। इसका फैसला सड़क पर होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां इस मामले से जुड़ी हुई 59 याचिकाएं लग चुकी है, वहां पर होगा। खैर, क्योंकि आपने यहां पर देशहित का जिक्र किया है, तो ऐसे में अब देशहित से जुड़े 2 सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, और उसमें पहला सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब ये है कि क्या देश के नागरिक की पहचान, कहिए प्लीज कहिए। मुझे इजाजत दीजिए मैडम, जब इमरजेंसी इंपोज हुआ था तो जब देश की जनता सड़क पर निकली तभी तो इमरजेंसी खत्म हुआ था ना। आप भूल रहे हैं, सड़क पर निकलना भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट है, बशर्ते कि उसमें वायलेंस ना हो। यकीनन सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, मगर आप देखिए, प्रोटेस्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता डेमोक्रेसी में। जब इनकलाब वो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन संयम के साथ शांतिपूर्ण तरीके के साथ रोड पर निकलते हैं तो हुकूमतें बदल जाती हैं। ठीक है सर, ठीक है। मैं सवाल अगला लेना चाहती हूं आपसे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं चाहते कि देश के नागरिक की पहचान हो? क्या असदुद्दीन ओवैसी नहीं चाहते कि देश में कौन है घुसपैठिया उसकी पहचान हो? सर मैडम देखिए, प्राइम मिनिस्टर की नजर में जो बंगाली हिंदू जिसका नाम आसाम के एनआरसी में नहीं आया वो रेफ्यूजी है, और इस प्राइम मिनिस्टर की नजर में जो मुसलमान का नाम आसाम के एनआरसी में नहीं आया वो घुसपैठी है, वो दीमक है। अब बताइए, अब इस पर आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? आसाम का एग्जाम्पल आपके सामने है ना। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहा है कि CAA के तहत उन तमाम बंगाली हिंदूज को सिटीजनशिप दे देंगे। भाई आप मुसलमानों को क्यों नहीं देंगे वहां पर? क्योंकि वो घुसपैठी हैं, वो दीमक हैं, वो दुर्गा की पूजा नहीं करते। अब इनका बोरिया बिस्तर इनका करके हम फेंक देंगे बाहर। यही तो है ना आइडेंटिटी। आप बात कर रहे हैं, मगर सरकार जो एग्जाम्पल क्रिएट किया है आसाम में, उसको तो देखकर देश को तो नोट लेगा देश पूरा इसका। जो एग्जाम्पल असम में सेट किया गया है असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया सर, तो असम में तो ये एग्जाम्पल सेट हुआ कि एनआरसी की जब प्रक्रिया हुई तो बाकायदा 14 दस्तावेजों की एक लिस्ट वहां पर जारी की गई। उन 14 डॉक्यूमेंट्स में से आप एक डॉक्यूमेंट भी दे दो तो भी आप प्रूफ कर सकते हो कि आप नागरिक हो। ऐसे में अगर देश में एनआरसी होता है, आगे होगा, तो फिर हम क्यों ना माने कि इसी तरीके की सहूलियत जो है वो देश भर में भी होगी। क्योंकि आपने खुद ही कहा कि देश का नागरिक जो है वो असम का उदाहरण देख रहा है, उसी को वो मानेगा, तो फिर ये भी मानने दीजिए ना। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि 1971 से पहले के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपसे आपका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं हम सर, लोग परेशान हो रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने के चक्करों में घूम रहे हैं। ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? बस यही जानना चाहती हूं। देखिए, आसाम में आपसे कहा गया था कि डॉक्यूमेंट ला कर दो। अब जो एनपीआर एनआरसी होगा, एक लो लेवल का हायरार्की में एक ऑफिशियल आएगा मैडम रोमाना के घर पर और आकर आपसे सवालात करेगा। और आसाम के एनआरसी में और अब जो एनपीआर एनआरसी होगा उसमें फर्क यह है कि उस ऑफिसर को या उस ऑफिशियल को इख्तियार होगा कि वो मोहतरमा रोमाना को डाउटफुल सिटीजन करार देगा। ये डिस्क्रिशनरी पावर उसको है। और आसाम की आप जब बात कर रहे हैं तो एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने से पहले बीजेपी के सब लोग कह रहे थे कि 80 लाख घुसपैठी हैं, यानी मुसलमान। जो फाइनल लिस्ट आ गई उसमें सिर्फ 19 लाख निकले और उसमें से सिर्फ 5 लाख के करीब मुसलमान निकले। तो यही बीजेपी ने कहा कि हम नहीं मानते उसको, हम नहीं मानते, अब हम दोबारा एनपीआर और एनआरसी आसाम में कराएंगे। ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप? 1600 करोड़ रुपए आपने आसाम में खर्च किए। ये किसी के घर का पैसा नहीं था, ये देश का पैसा था जिसको आपने वहां पर इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड था।
और आज आप जो देश की एनपीआर एनआरसी की बात कर रहे हैं मैडम, ये ऑफिशियल कौन होगा जो मुझसे कहेगा कि डॉक्यूमेंट लाकर दिखाओ? ये कौन होगा जो मेरी सिटीजनशिप को डिसाइड करेगा? और आप जानते हैं कि भारत में जितने रूरल एरियाज हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ओवैसी साहब, सुनिए मैडम, ओवैसी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रकाश जावड़ेकर ने की, उसमें तो उन्होंने ये साफ कर दिया ना सर, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे, कोई वेरिफिकेशन नहीं होना है। मैं आपको बता रहा हूं आप जब ये कहते हैं कि एक छोटा अफसर आएगा, एक छोटा अफसर रोमाना के घर आ जाएगा, एक छोटा अफसर आकर रोमाना से कागज मांगेगा, एक छोटा अफसर आकर रोमाना से कहेगा कि प्रूफ करो, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर तो ये बताकर चलेगा कि कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मांगा जाएगा। देखिए, आप अगर आप गवर्नमेंट का डिफेंड करना चाहती हैं तो कर लीजिए, मगर मुझे तो अपना जवाब देने दीजिए ना। नहीं, जब आप मुझे बुलाए हैं, मुझे यकीनन आपको मुझे मालूम है कि आपको तकलीफ हो रही है कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं। आप किसी और को बुला लीजिए जो बीजेपी की थाली में हाथ मिलाएगा, मगर मुझे जब आपने बुलाया है तो मुझे अपोज करने दीजिए। हुए सर, आपसे समझने के लिए मैं काउंटर क्वेश्चन ही आपसे करूंगी। अगर मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाती रहूंगी सर, तो नहीं, आप बढ़िया तरीके से बहस नहीं, आप समझना नहीं चाहती है, माफी चाहता हूं मैडम, आप समझना नहीं चाहती। आप बीजेपी की समझ को समझकर मुझे समझाना चाहती हैं, जो मैं हरगिज नहीं मानता उसको। नहीं, मैं तो बस आपसे ये जानना चाहती हूँ को नहीं मानता मैं। आप बोलिए सर, आप समझाइए, प्लीज आप समझाइए। आप सवाल करिए, आप बीजेपी के नुमाइंदे बनकर मुझे सवाल समझना मत समझाइए मुझे। ठीक है सर, ठीक है। मैं बस ये समझना चाहती हूं कि सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ प्रूफ ही नहीं करना है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है। फिर आखिरकार जब खुद सरकार ने ये आश्वासन दे दिया है कि आप जो कहोगे हम मान लेंगे, तो ये जो थियरी आप दे रहे हैं कि साहब आपसे कागज मांगा जाएगा, आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा और सब कुछ जो है वो एक अधिकारी के हाथ में होगा, कौन किसको खारिज कर देगा, नागरिकता संकट में आ जाएगी, तो कैसे, मतलब ये कैसे मान ले जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं? इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, सुनिए जरा। आप सरकार को डिफेंड मत करिए, आप एक एंकर हैं, मशहूर हैं, सुनिए। आप जाकर रूल 4 पढ़ लीजिए, रूल 5 पढ़ लीजिए, आप जाकर रूल 6 पढ़ लीजिए, रूल 11 पढ़ लीजिए। सरकार क्या समझ रही है कि हमारे कान में फूल हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे जाएंगे? फिर किस लिए कर रहे हैं एनपीआर, किस लिए करेंगे एनआरसी? मैडम समझा करिए बात को। सरकार जो है आपकी आंखों में धूल झोंक रही है, मेरी आंख में धूल नहीं झोंक सकती। मैं जब कोई बात बोलता हूं ना तो पढ़ के कहता हूं जी। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं सरकार की बात को 1% भी बिलीव नहीं कर सकता। इसलिए कि जब अमित शाह साहब ने लोकसभा में मेरा नाम लेकर कहा कि ओईसीजी एनआरसी आएगा, प्राइम मिनिस्टर रामलीला ग्राउंड से कुछ और कहेंगे, ठीक है, हाँ,